मैंने देखा कि वो जो है पूरा उस समय जब ये तूड़ी की, चारे की, जो गेहूं के भूसे की गाड़ियां बनाने के लिए मजदूरी 30-40 रुपए मजदूरी मिलती थी, वो मजदूरी लेके, या कहीं पे भी मजदूरी मिलती तो उस समय इतने ही मिलते थे 30-40 रुपए, तो वो अपनी मजदूरी करके भी अपने जीवन गुजार दिया, गरीबी में जीवन गुजार दिया, लेकिन उन्होंने जमीन नहीं बेची जीवन में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने पीछे कुछ वीडियो बनाए थे कि भी राजपूत कम्युनिटी में आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अनजाने में और या सस्ती लोकप्रियता में कई लोग जो भूदान, भूमि का दान या अपनी भूमि को बेच रहे हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप में ऐसा कोई वक्त आ जाए जब आपको लगे कि भाई आपको कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा, उस समय तो मैं मानता हूँ कि भाई ऐसी कोई इमरजेंसी हो गई, लेकिन सिर्फ अपने सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और जैसे ही कोई बड़ा खर्चा आया उस आप ज़मीन बेचना शुरू कर देते हैं, या फिर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो आपको ज़मीन उन लोगों को दान दे देते हैं जो वर्तमान में और भविष्य में आपके विरोधी ही होने वाले हैं। तो इसमें मैं एक इतिहास का रेफरेंस दूंगा, उसके बाद में 2 सच्ची घटनाएं सुनाऊंगा, उससे आप समझ पाएंगे। तो मेरे पास ये बुक है, रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मारवाड़ 1891। तो इसमें क्या है कि उस समय 1891 में जो मारवाड़ के तत्कालीन जो जोधपुर स्टेट, मारवाड़ स्टेट में जातिगत जनगणना हुई थी, तो सारी जातियों की जो जनगणना है और उसके अलावा उनके इतिहास और जो उनके रहन सहन रीति रिवाज की भी अच्छी जानकारी मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। तो इसमें एक राजपूतों को लेकर एक छोटा सा पैराग्राफ आया है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें लिखा है, इसका टाइटल है जमीन के वास्ते बिखा। बिखा यानी कि जब आप किसी व्यक्ति में इस प्रकार के दुख पड़ता है तो उसको बिखा कहते हैं, और उस बिखा को वो संघर्ष करता है उस दुख में, तो उसको बिखा कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि राजपूत जमीन छूट जाने के पीछे बारोटी होकर यानी कि बागी होकर लूट मार करने लगते हैं, उसे बिखा कहते हैं, यानी कि बागी हो जाते हैं और संघर्ष करते हैं। मारवाड़ में राठौड़ों ने जब औरंगजेब ने मुल्क खालसा करा लिया तो राठौड़ा ने बड़ा बिखा किया कि जब महाराजा जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद में औरंगजेब ने मारवाड़ को, जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, तो राठौड़ों को जो 30 वर्षीय संघर्ष है, दुर्गादास जी राठौड़, मुकुंदास जी खींची और भी कई सरदारों के नेतृत्व में बाद में महाराजा अजीत सिंह जी जोधपुर के शासक बने थे। तो ऐसे ही मेवाड़ में राणा प्रताप सिंह का बिखा मशहूर है। ये लिखा है कि महाराणा प्रताप का भी बिखा मशहूर है। तो अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप का तो कह रहा, आप उनके बारे में जानते ही है। तो पिछले वक्तों में बिखे बहुत हुआ करते थे और उनसे कुछ न कुछ गई हुई जमीन आ जाती थी, यानी कि जो संघर्ष करते थे तो अपनी जमीन को वापस लेते। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब अपन बात करते हैं वर्तमान की, और या अभी जो पिछले 20-30 वर्षों की घटनाओं की बात। तो मैं आपको स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन कर रहा हूँ, लेकिन सच्ची घटनाएं जो मैंने अपनी नज़रों से देखी वो घटनाएं मैं आपको सुना रहा हूँ। पहली घटना ये मैं सुना रहा हूँ, मारवाड़ में एक अच्छा ठिकाना है, मेरे गांव के पास में ठिकाना है। तो वहाँ के ठाकुर साहब हुआ करते थे, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो हुआ यूं कि उनमें काफ़ी ज़मीन थी। हालांकि ज़मीन छीनने के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा 2 बार जो सीलिंग एक्ट लाए गए थे 1955, 1980s में और इवन 1970s में, जितने भी सीलिंग के जो केसेस थे भूतपूर्व जमींदारों के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ, तो वो रीओपन किए गए थे। सारे केस को निपटारा हो चुका था, लेकिन रीओपन किए, आज भी कई जगह वो केस चल रहे थे। तो ये तो एक सत्ता के लेवल पर टारगेट करने के लिए आप देखें कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद में एक संविधान सबको समानता का अधिकार देता, बात तो ये की जाती है। दूसरी तरफ एक राजनीतिक पार्टी अपने ही नागरिकों को, जो कि भूतपूर्व में शासक जाति रह चुकी राजपूत, अपने ही नागरिकों को टारगेट करने के लिए, उनसे संसाधन छीनने के लिए कानून बनाए जाते हैं। अच्छा, दलील ये दी जाती है कि भाई जो भूमिहीन है उनमें भूमि बांटी जाए, भूमि सुधारों के नाम। ठीक है, अच्छी बात है। भूदान भी शासकों ने, चाहे राजपूत शासक है या और भी अदर कम्युनिटी के जो प्रिंसली स्टेट थे वो शासक थे, उन्होंने भी भूदान खूब किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या ये नियम उन कॉरपोरेट्स पे, उन जो संसाधन लेके बैठे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो
पूंजीपति है उनके ऊपर भी लागू किया। उनसे क्या पूंजी छीनी गई थी क्या? उनके ऊपर लागू नहीं, क्योंकि वो उन राजनीतिक पार्टियों को फाइनेंस करते थे। दूसरी बात ये है, खैर ये तो एक सत्ता के लेवल पे बात हुई। मैं आता हूं धरातल के लेवल पे। धरातल पे बात ये कि जो ठाकुर साहब हुआ करते थे, अब देखें आप इस चीज को नोटिस करें, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजपूतों की खुद भी इसके लिए दोषी रहे, खुद भी कमजोरी। और मुझे लगता है कि अपनी गलतियों से व्यक्ति को सीखना चाहिए। कोई भी समाज को अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, तभी समाज की प्रोग्रेस संभव है और समाज आगे बढ़ता है। तो हुआ यूं कि वो ठाकुर साहब अब क्या है कि दारू के बड़े शौकीन, शराब के बड़े शौकीन, जीवन में उन्होंने शराब पी, कमाया दमाया कुछ नहीं। अब वो ठाकुर साहब थे 3 भाई। अब उन ठाकुर साहब के क्या थे कि लड़का कोई नहीं था, 3 लड़कियां ही। तो वो पी के शराब और अपनी जमीन बेचनी शुरू कर दी। थोड़ा पैसा कम हो पड़ा, एक टुकड़ा काटा, बेच दिया। 2-4 साल, 5 साल, 10 साल और मजे किए, फिर काटा जमीन का टुकड़ा, फिर बेच दिया। तो इस प्रकार से वो शराब पीते पीते इतने शराब के आदी हो गए कि कम उम्र में ही वो चल बसे, मुश्किल से 35-40 वर्ष की उम्र में। तो उनके कोई लड़का नहीं था। तो अब उनके पीछे जो दूसरा भाई था उसको ठाकुर बनाया गया। ठीक साहब। अब उनके क्या के उनके कोई औलाद नहीं, वो भी बड़े भाई की तरह शराब के बड़े शौकीन, और शराब में उन्होंने भी अपना जीवन बर्बाद किया। उन्होंने भी जमीन अपने ऐसे की, वो सल्टानी शुरू कर दी। ठीक साहब, उनकी भी डेथ हो गई कम उम्र में। अब बचा एक भाई, 3 भाई थे, तो तीसरा भाई, उसके भी 2 लड़कियां, लड़का उसके भी नहीं। ये एक संयोग है। अब इससे आपको ये भी सीख लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अब आगे जो घटना आएगी उसमें आपको पता लगेगा कि हालांकि कुछ लोग मुझे ये कह सकते हैं कि भाई ये बड़ी भेदभाव वाली बातें करता है, ये करता है, लेकिन लड़का होना जरूरी है। आज चाहे सरकार या कई लोग ये नारा भले ही लगाए कि लड़का लड़की एक समान, नहीं है, प्रकृति ने उनको एक समान नहीं बनाया है। लड़का होना बहुत क्यों जरूरी है वो आगे आपको स्पष्ट होगा। तो अब 3rd नंबर, उन्होंने तो हद ही कर दी। जमीन थी वो पूरी लगभग सल्ट चुकी थी, कुछ भी उनके पास नहीं बचा था। अब उन्होंने किया, जो अपना गढ़ था, गढ़ के भी कुछ हिस्से है वो अलग अलग जातियों को बेचने शुरू कर दिया। तो उन्होंने लगभग गढ़ का भी बड़ा हिस्सा बेच दिया। अब हुआ यूं कि गढ़ के अंदर जो छुट भाई थे, एक हिस्सा उनके हिस्से में आया होता, काफी बड़ा हिस्सा है। तो वो तो उनके पास छुट भाई है, वो बड़े सक्षम है, सब अपना अपना काम धंधा करते हैं, बहुत सरकारी नौकरी में भी है और प्राइवेट धंधों में भी है, तो अच्छे खासे पैसे वाले हैं। यानी कि उन ठाकुर साहब की फैमिली के बिल्कुल उलट। यानी कि ठाकुर साहब सिर्फ जमीन बेचने में संलग्न रहे, कमाया दमाया जीवन में कुछ नहीं। लेकिन दूसरे जो छोटे भाई थे वो अपने जीवन में अच्छा खासा कमा रहे और उन्होंने अच्छी प्रोग्रेस की, लगभग सभी ने। तो अब तीसरे नंबर के ठाकुर साहब हुआ यूं कि अभी कुछ 1-2 वर्षों पहले की घटना है। तो गांव में उनका प्लॉट था। तो वो अब क्या कि शहर में रहते थे, जयपुर शहर में, वहाँ पे गांव में कम ही रहते थे। कोई जब कोई काम पड़ता तो ही आते थे, बाकी जमीन तो वैसे ही सल्ट चुकी थी। तो एक प्लॉट था। तो अब क्या हुआ कि जब 1952 में जब पंचायत के पहले चुनाव हुए, तो उस समय के जो पट्टे थे उनके पास, उनका पट्टा था, पुराना पट्टा था। तो उस समय क्या होता कि ग्राम पंचायत से आगे के तहसील लेवल के स्तर पर जो पट्टों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, तो तहसील लेवल में जो आबादी के पट्टे थे उनका कोई ज़्यादा रिकॉर्ड मिलता नहीं हर जगह पे, वो सिर्फ ग्राम पंचायत में मिलता था। और कई ग्राम पंचायत में वो रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड मिस हो चुका है। तो अब क्या है कि अब वो जो प्लॉट है वो प्राइम लोकेशन पे आ गया धीरे। पहले गांव के थोड़ा बाहर की साइड में था, लेकिन जैसे जैसे गांव का विस्तार हुआ तो वैसे वैसे प्राइम लोकेशन पे आ गया। तो उस पर क्या हुआ कि एक वर्ग की नज़र थी। तो उन्होंने क्या किया कि ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलके, तो उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया, तो रिकॉर्ड पंचायत में कुछ था नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसका पट्टा ऑलरेडी पुराना है। तो उन्होंने क्या है कि एक दूसरा पट्टे के ऊपर पट्टा बनवा लिया और उस पर वहाँ पे एक लोक देवता की मूर्ति लगा दी और मंदिर बनाने को वो तैयार हो गए। अब हुआ सब मखेड़ा हुआ। तो ठाकुर साहब ने कहा जमीन तो मेरी, मेरे पास पट्टा है, ये पट्टा बताया। अब क्या हुआ कि गांव को इकट्ठा किया गया। गांव के लेवल पे पहले समझाइश का दौर चला। तो अब वो जो वर्ग है वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं। ये न कहने प्रकार ने उस पर कब्जा उन्होंने अघोषित रूप से कर ही लिया, एक मूर्ति रख दी लोक देवता की। अब जो ग्राम के लेवल पे, गांव के लेवल पे समझाइश और पंचायती का दौर चला,
तो एक गढ़ में बुला कर भाई कि भाई ये हमारा पट्टा है, आप कैसे कर सकते हैं, ये है ठीक है। तो अगले जो एक वर्ग था उन्होंने भी ठीक है कि हम आपका पट्टा है तो हमें पट्टा दिखाइए, ऐसे करके। अब देखिए ठाकुर साहब के साथ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि ठाकुर साहब के जो दो पूर्व दिवंगत ठाकुर और तीसरे जो वर्तमान में, उनके साथ में छुटभई उतने नहीं थे, क्योंकि छुटभई नहीं होने की वजह है कि उन्होंने जीवन में सिर्फ शराब का ही ध्यान रखा है, अपने भाइयों का कोई ध्यान नहीं रखा। उस वजह से भाई धीरे धीरे दूर होते चले गए, कोई उनके फेवर में नहीं था। तो अब क्या हुआ कि बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इस वर्ग ने क्या हुआ कि ठाकुर साहब को कैसे भी करके ये अब कब्जा करना। तो उन्होंने थोड़े बहुत पैसे ऑफर किए, लेकिन प्लॉट अब चूंकि वो पैसे ज्यादा बढ़ गए, करोड़ों का प्लॉट हो गया, तो उतने पैसे वो देना नहीं चाहते थे। हालांकि ठाकुर साहब तो बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन उतना पैसा मिल नहीं रहा था। तो विवाद का मुद्दा ये भी था एक। अब क्या हुआ कि उन अवैध कब्जादारी लोगों ने अपनी औरतों को आगे कर दिया, पहले बड़ी सोची समझी साजिश के तहत। तो क्या हुआ कि गांव के लोग इकट्ठे हुए, गढ़ में इकट्ठे हुए, और फिर भाई पता है ये मेरे पास और मेरा ऐसे बता, और इधर औरतों ने हमला कर दिया। उनको पता था कि भाई छुटवे उनके साथ आएंगे नहीं इनके भाई, तो और ये अकेले क्या ही कर लेंगे। तो फिर क्या हुआ कि इस छिना झपटी में पट्टा लेके वो फाड़ दिया गया। हालांकि पट्टा की कॉपीज उनके पास थैंक गॉड अवेलेबल थी, तो अभी वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, वो अलग बात है, उसका फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन अब देखिए हिम्मत देखिए उनकी। अब उन्होंने घर के अंदर मतलब ठाकुर साहब को मारना पीटना, और जो औरतें हैं उनके साथ में मार पिटाई करने का पूरा प्लान बना के आए थे। अब उसमें ये हुआ कि छुटभई वहां पे कम ही थे, लेकिन चूंकि वो गढ़ के एडजॉइनिंग पे रह रहे थे, तो जब इनको उन्होंने बखेड़ा सुना, तो अब ठीक है वो ठाकुर साहब के साथ भी नहीं थे, तो लेकिन इतना तो कैसे राजपूत है, कितना सहन कर सकते। फिर क्या हुआ कि अब जो पूर्व दिवंगत जो प्रथम ठाकुर थे, उनकी वाइफ, उन्होंने क्या कि उस ये जब बखेड़ा हुआ और हमला हुआ, तो उस समय उन्होंने क्या है कि वो लठ लेके पड़े, आगे आने वाली 2-4 औरतों के लठ पड़े, और फिर क्या कि इतने में छुटभई आगे उनको मतलब लठ मार के पीछे ढकेला, बाहर निकाला। देखिए आप उनकी हिम्मत, एक तो अवैध कब्जा, दूसरा जो जो उसका रियल मालिक है भूमि का, उन्हीं के ऊपर हमला। तो इसको लेकर कोर्ट में केस भी विचाराधीन है। अब ये घटना यहीं पे रोकते हैं, ये यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आप देखिए दूसरी घटना मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे एक रिश्तेदार है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो और उनकी पत्नी, उनके भी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनके पास अपनी उनकी भूमि थी जो पुश्तैनी उनको बाप दादों से मिली। अब मैं उनकी आपको जो मैंने अपनी नज़रों से देखा, उनकी पूरी कंडीशन में आपको बताता हूँ कैसे उन्होंने जीवन दिया। अब उस समय क्या कि गाँव में उतने इनकम के साधन नहीं होते, उनके पास लगभग 20 बीघा के लगभग ज़मीन थी। तो उस ज़माने में उतने भाव भी नहीं होते थे ज़मीन के भी, आज के जो भाव। अब वो ज़मीन प्राइम लोकेशन पे आ गई, सड़क रोड के ऊपर आ गई, हाईवे निकल गया, तो वो ज़मीन करोड़ों की हो गई। तो लेकिन उस समय थी, खेती से कोई आदमी कितना, पहले भी खेती उतना कोई प्रॉफिटेबल नहीं था और आज भी नहीं है। तो खेती से वो अपना सिर्फ गुजारा करते थे। और उसके अलावा मैंने देखा कि वो जो है पूरा उस समय जब ये तूड़ी की, चारे की, जो गेहूं के भूसे की गाड़ियां बनाने के लिए मजदूरी 30-40 रुपए मजदूरी मिलती थी, वो मजदूरी लेके, या कहीं पे भी मजदूरी मिलती, तो उस समय इतने ही मिलते थे 30-40 रुपए, तो वो अपनी मजदूरी करके भी अपने जीवन गुजार दिया, गरीबी में जीवन गुजार दिया, लेकिन उन्होंने जमीन नहीं बेची जीवन में। मैंने उनको क्लोज देखा, क्योंकि मेरे वो रिश्तेदार लगते थे, तो मैं कई बार उनके घर पे गया, जो भी उनके घर पे रूखा सूखा था। अब आज की तरह मिठाइयाँ वगैरह ये इस टाइप की न तो गाँवों में मिलती थी न होती थी, लेकिन अगर उनके पास जो भी छोटा मोटा है, उन्होंने जैसे गुड़ के पकोड़े, आटे के पकोड़े निकाल के, मालपुए निकाल के भी मतलब खिलाया। मतलब एक उनके हृदय में प्यार था, लेकिन गरीबी थी उनको कहीं न कहीं, वो ये इन चीज़ों को, लग्जरी लाइफ जीने को वो उनको रोक रही। लेकिन उन्होंने जीवन गरीबी में निकाल दिया, दोनों पति पत्नी ने, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीन नहीं बेची, उन्होंने अपने भतीजे को गोद लिया। हालांकि जो भतीजा गोद लिया, आज के ज़माना में अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि गोद लिया हुआ है जो पुत्र है अपने जो भाई प्रेम में से, तो वो सेवा नहीं करते। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने अपने मन से
सेवा की और अच्छी सेवा की। शायद मुझे लगता है कि अगर सगा पुत्र भी होता तो शायद उतनी सेवा नहीं कर पाता जितनी है। मुझे लगता है कि भगवान और मातेश्वरी सब देख रही है, उनका फल उनको मिला भी। अब इन चीजों से आपको क्या सीख मिलती है? जो मैंने नोटिस किया है, पहली बात तो पहले उदाहरण में आपने देखी कि जो 3 ठाकुर साहब कंटिन्यूसली 3 भाई बने, उनके कोई पुत्र नहीं था। अब पुत्र होना या ना होना ये भाई ईश्वर के हाथ की भी चीजें हैं कई बार, लेकिन अब उनके लड़कियां ही थी। अब ये सोचे कि अब उनके संघर्ष को लड़ने के, अगर उसकी जगह कोई बड़ा लड़का होता लड़कियों की उम्र का, तो वो उनका संघर्ष आगे ले जाता, उनका संघर्ष और ज्यादा लड़ता। और एक जनरेशन हो सकता है शराब में खत्म भी हो गई हो, तो दूसरी जनरेशन वो देखती है बर्बादी अपने घर में, तो दूसरी जनरेशन उस चीज से दूर होती है। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार जान पहचानने वाले, देखा कि एक जनरेशन जो पीछे की 1-2 जनरेशन थी, वो शराब की वजह से काफी, मतलब कहूँ तो गरीबी में भी जीवन शराब की वजह से भी गुजारा, और शराब की वजह से वो काम धंधा कुछ कर नहीं रहे थे, तो उस वजह से वो परिवार की गरीबी के लिए भी एक मेन रीजन भी बना। लेकिन जो दूसरी जनरेशन है, उन्होंने अपने मेहनत से, चाहे वो सरकारी नौकरी में गए चाहे प्राइवेट धंधा किया, अपनी मेहनत से वापस पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी कर ली। अब चूंकि ये जो ठाकुर साहब जिनके प्लॉट पे कोई दूसरा कब्जा करके बैठ रहे थे, तो उनके लड़का न होने की वजह से, परिवार में कोई लड़ने वाला न होने की वजह से उन लोगों की हिम्मत बढ़ी, और ये भी देख लिया कि उनके पीछे कोई लड़ने वाला है नहीं। आप कितना ही लड़का लड़की एक समान का ढिंडोरा पीट ले, लेकिन प्रकृति ने उनको अलग अलग बनाया है। ये बड़े एग्जाम्पल, और मुझे लगता है कि आपके आसपास भी ऐसे एग्जाम्पल होंगे। और दूसरी बात, क्या सीखा कि एक जो राजपूत, सामान्य राजपूत, अपना जीवन गरीबी में गुजार लिया, कभी शराब के हाथ भी नहीं लगाया, जितने जो कोई भी मजदूरी थी ले ली, कुछ भी उन्होंने ऐसा वो नहीं समझा कि भाई मैं राजपूत हूं तो ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा, ऐसा कोई झूठा अभिमान नहीं रखा। लेकिन जो भी है, चाहे उन्होंने तूड़ी का जो या भूसे के जो गाड़ियां भरवाने का काम तक किया, कमठे पर भी मजदूरी कर ली, लेकिन कभी काम की कोई शर्म नहीं की, और अपने परिवार को पाला, और अपनी जो लाइफ, जो भी संसाधन उस समय थे उसके अनुसार अपनी लाइफ जी, लेकिन अपनी जमीन को नहीं बेचा। और अपने परिवार में से ही एक योग्य लड़का को, अपने भतीजे को उन्होंने पहचान कर गोद लिया, उसने उनकी सेवा भी की। और लोग चाहे कुछ भी कहे कि भाई जमीन के लालच में सेवा की या कैसे भी कहे, लेकिन आज के ज़माने में मुझे लगता है कि लालच में भी सेवा करने वाले कम मिलते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने है, और एक हिस्ट्री का जो ऐतिहासिक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा कि जमीन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जमीन को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ भी काम धंधा करें जीवन में, आप सरकारी नौकरी में है तो ठीक है, आप अपना प्राइवेट धंधा बाहर कर रहे हैं कहीं पे भी, वो भी अच्छा कमाएं, आप खूब कमाएं, लेकिन आपकी जमीन है वो आपका आधार है, बेस है। जमीन से आपको इनकम उतनी नहीं हो रही है, लेकिन ठीक है, आपकी जमीन पड़ी है, वो आपका एक आधार है, आपका बेस है, उसको आप वैसे नाक में क्यों गंवा रहे हैं? आपको बेचने की क्या जरूरत है, जब तक कि कोई बड़ी इमरजेंसी नहीं आ जाए। और दूसरी बात, आप सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता में जमीन भूमि दान कर रहे, वही जमीन कालांतर में जो आपके विरोधी है उनके कंट्रोल में चली जाएगी, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके सामने बड़े लाइव एग्जांपल है। तो आशा रखता हूं कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप समझ गए होंगे। इसको लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। राम राम।